हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का जो पाठ 3 है दोस्तों, धातु तथा अधातु, उस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे दोस्तों। इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बता देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या दोस्तों, हम दोस्तों यह मान कर चल रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज से दोस्तों। अगर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। तब तैयारी कैसे करें बोर्ड एग्जाम की, तो हम ऐसे तैयारी कराएंगे कि अगर आप पढ़ाई किए होंगे दोस्तों तो 80% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। लेकिन अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, तभी भी 80% तक नंबर आप ला सकते हैं। आप यह टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आज से पहले क्या पढ़ा। अब सिर्फ इस पे फोकस करिए कि आज से हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, जो हम बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा दोस्तों। जो हम दोस्तों इस वीडियो में जो जो प्रश्न बताएंगे उसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। हम हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो हम बताते हैं दोस्तों उसी में से बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम दोस्तों यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कॉपी पे आपको बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, पाठ का नाम है धातु तथा अधातु। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों, खनिज किसे कहते हैं, फिर उसके बाद समझिएगा अयस्क किसे कहते हैं। ध्यान समझिए खनिज किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब जेसीबी से ज़मीन में खुदाई होता है ना दोस्तों, तो उसमें से कुछ धातुएं मिलती हैं। क्या मिलती है दोस्तों, धातुएं। तो जो धातुएं मिलती है दोस्तों ज़मीन के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकृति में ज़मीन के नीचे। क्या दोस्तों, जो प्रकृति है हमारा, उसमें ज़मीन के नीचे धातुएं जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जेसीबी से खुदाई हो रही है, अंदर धातुएं मिली, सोना मिली है, सब क्या है दोस्तों, खनिज है। यानी जिस रूप में मिलती है उसमें मिट्टी लगा रहता है, कचरा लगा रहता है, जैसे मिलता है उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न खनिज का परिभाषा पूछे, तभी भी आप यही लिख सकते हैं कि प्रकृति में ज़मीन के नीचे धातुएं जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। ठीक, अब आ जाता है दोस्तों अयस्क। बोर्ड एग्जाम में अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयस्क किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अयस्क किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो धातुएं हमको ज़मीन के अंदर मिली थी उसको खनिज कहते थे, और वह जो खनिज जो आसानी से उपयोग किया जा सके। क्या दोस्तों, वह खनिज यानी वह खनिज जिसको आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे बहुत से ऐसा खनिज धरती से मिलेगा जिससे आसानी से हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा होगा, बहुत ख़राब हो गया होगा, तो उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ खनिज दोस्तों ऐसे भी होंगे जिससे हम धातुएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जिन खनिज से धातु आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अब देखिए दूसरा अंतर दोस्तों, दूसरा अंतर है तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या दोस्तों, जो सभी खनिज है वह अयस्क नहीं होते। अयस्क क्यों नहीं होते, क्योंकि सभी खनिज से आसानी से हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या दोस्तों, जो अयस्क जितना है सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तीसरा है दोस्तों, सभी खनिज से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी खनिज जो ज़मीन के अंदर मिला उसे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क से धातु प्राप्त कर सकते हैं। क्या दोस्तों, जो अयस्क है उससे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों उसका उदाहरण कॉपर पायराइड। बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पायराइड का सूत्र हो जाएगा CuFeS2, और अयस्क का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइड। बोर्ड एग्जाम में बॉक्साइड का भी सूत्र पूछा जा सकता है। बॉक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3 2H2O। ठीक, उसके बाद है जिंकाइड। यह क्या है दोस्तों, अयस्क का उदाहरण है। जिंकाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, ZnO। अब देखिए दोस्तों, आगे आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भर्जन किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, भर्जन किसे कहते हैं। या प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भर्जन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अयस्क को वायु के उपस्थिति में। क्या दोस्तों,
जो अयस्क है दोस्तों उसको वायु की उपस्थिति में, जब वायु रहे तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं दोस्तों? अयस्क को वायु की उपस्थिति में, जब वायु रहे, वायु की उपस्थिति का मतलब क्या हो जाएगा कि जब वहाँ पे हवा रहे तो गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण 2ZNS प्लस 3O2। O2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन हो गया। तो इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो इसी गर्म करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? भर्जन। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? 2ZO प्लस 2SO2। आगे दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निस्तापन किसे कहते हैं? तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब दोस्तों जब वायु न रहे तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। और भर्जन किसे कहते हैं दोस्तों? अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और निस्तापन अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु न रहे तब गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण से समझिए दोस्तों, ZnCO3, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ना है, देखिए यहाँ पे क्या था? O था यानी ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसके साथ है, अलग से कोई ऑक्सीजन नहीं थी। इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। 2ZNO प्लस CO2 बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या दोस्तों? जो धातु है उसको क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी जो सबसे अधिक क्रियाशील रहेगा उसको सबसे ऊपर रखेंगे, फिर उससे थोड़ा कम क्रियाशील रहेगा वो उससे नीचे रहेगा। तो इस क्रम में हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे रखे हैं K यानी पोटेशियम, यह सबसे अधिक क्रियाशील है, B उससे कम क्रियाशील, SR उससे कम क्रियाशील, फिर Mg उससे कम क्रियाशील, फिर Al, ऐसे करके सबसे कम क्रियाशील Au है। तो यहाँ पे लिखा है यह सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसी श्रेणी को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का गुण बताइए। क्या बताना है दोस्तों? विद्युत रासायनिक श्रेणी का गुण। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब H, हाइड्रोजन से पहले, पहले का मतलब ऊपर, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है? H, H से पहले, पहले क्या है दोस्तों? यह है पहले, देखिए H यानी हाइड्रोजन 13 नंबर पर है, तो इससे पहले यह सब धातु है, यानी इससे पहले वाली धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। क्या दोस्तों? जो इससे यह हाइड्रोजन से जो ऊपर वाली या जितने भी धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। यह क्या है दोस्तों? विद्युत रासायनिक श्रेणी का गुण है। दूसरा गुण क्या हो जाएगा दोस्तों? इस श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना पहले होगा हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता उतना ही अधिक हो। क्या दोस्तों? इस श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना पहले रहेगा उतना ही हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता अधिक रहेगी, यानी सबसे ज़्यादा क्षमता इसके पास रहेगी हाइड्रोजन विस्थापित करने का, उसके बाद इसके पास थोड़ा कम रहेगा। ऐसे करके नीचे तक आते रहेंगे तो हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता कम होती रहेगी। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग बताइए। क्या दोस्तों? विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या होता है, या विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग बताइए। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। क्या दोस्तों? इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? धातुओं की क्रियाशीलता का तुलना कर सकते हैं। और दूसरा उपयोग है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी मिलती है।